दीदी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पास वाली बेकरी से कुछ खाने को दिला दो ना। मेरे माई बापू नहीं है। प्लीज दीदी, दिला दो ना। अरे मेरे बच्चा, ठीक है, अभी दिलाती हूँ। लेकिन तेजस्वी, तेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। अब क्या करेगी? खैर, पैसे खत्म होते ही तो हो जाने दे। लेकिन इस बेचारे बच्चे का भी पेट भरना ज्यादा जरूरी है। फिर तेजस्वी उस बेकरी में से कुछ खरीद कर उस गरीब बच्चे को दे देती है। शुक्रिया दीदी, लेकिन इतना सारा? हाँ बच्चा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी है बेटा। शुक्रिया दीदी, अब बहुत अच्छी हो। खुश रहो बच्चा। तेजस्वी एक मिडिल क्लास परिवार से होने के बावजूद भी बहुत दान पुण्य का काम करती है। फिर आगे जाकर उसकी शादी अद्विक नाम के एक लड़के के साथ होती है। फिर शादी के बाद, अरे ओ महारानी, ये कपड़े भरकर कहाँ चली है तू? अरे क्या अब्बी माँ जी, कल जो हमने कपड़े पहने थे उन्हें धोने के लिए बाथरूम ले जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। देख बहू, तुझे पता नहीं है, इस घर में हर कोई 2 दिन तक एक ही कपड़े पहनता है। अब आज तूने तो दूसरा कपड़ा पहन लिया है, लेकिन कल से तू 2 दिनों तक एक ही कपड़ा पहना करेगी, समझी कि नहीं? लेकिन क्यों माँ जी? एक दिन में ही रात तक कपड़े मैले और बदबूदार हो जाते हैं, और ऐसे में हम अगर उन कपड़ों को 2 दिनों तक पहनते रहेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ज्यादा ज्ञान के मोती बटोर मत, और जितना कहा है उतना ही कर। 2 दिनों तक एक ही कपड़े पहनने से घर में पानी, साबुन और इस्त्री के लिए बिजली की बचत भी हो जाती है। क्या? अपनी सास इंदिरा की ये बातें सुनकर तेजस्वी बहुत चौंक जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज घर पर ससुर प्रेमेंद्र और अद्विक से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो उनके ही दुकान पर काम करता है। अब बोल घनश्याम, क्या हुआ है? शेठ जी, कुछ जरूरी बात करनी थी। तो बोल ना। वो शेठ जी, जब मैं आपकी दुकान पर काम करने नया नया आया था तभी आपने कहा था कि 2 से 3 सालों बाद आप मेरी पगार बढ़ा दोगे। लेकिन अब मुझे आपके पास काम करते हुए पूरे 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरी पगार बढ़ाई ही नहीं। इसलिए विनती करता हूँ शेठ जी, मेरी पगार बढ़ा दीजिए ना। क्या? हाँ शेठ जी, आप तो जानते ही है ना कि गुजरते समय के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। अरे माना कि तुझे हमारी दुकान पर काम करते हुए काफी साल बीत गया है, लेकिन तू काम भी तो वैसा करना, फिर मैं तेरी पगार बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं घनश्याम। अरे तुम जब भी काम करते हो हर हफ्ते कुछ ना कुछ 19-20 तो होते ही रहता है। वो सब तो हम सहन करके लेते हैं ना, तो तुमसे इतना भी सहन करने नहीं होता क्या? आगे चलकर हम पगार बढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन छोटे सेठ जी, भले ही काम में 19-20 होता हो, लेकिन मैं अपना काम तो पूरा करके ही जाता हूं ना। कभी कभी तो मैं एक्स्ट्रा का काम करने के लिए 1 से 2 घंटे भी रुक जाता हूँ, लेकिन उसके पैसे मैंने आज तक कभी नहीं मांगे। अरे तो बहुत बड़ा उपकार किया है क्या तूने हम पर? देख घनश्याम, तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल जा, हम किसी और आदमी को ढूंढ लेंगे। अरे सेठ जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मैं जहाँ इतने साल रुका हूँ वहां थोड़े और समय के लिए रुक जाऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी। घनश्याम घबरा जाता है और वो बेचारा वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर तेजस्वी को बहुत बुरा लगता है। पापा जी अद्विक, आप दोनों हमारे किराने की दुकान से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों को घनश्याम भाई की पगार बढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं भी देखती हूँ ना कि वो दिन रात कितना काम करते हैं। उनके कारण ही हमारी दुकान सही सलामत है। और इतनी कंजूसी करके आपको क्या मिलने वाला है? जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसे उसका मेहनतनामा तो मिलना ही चाहिए ना। अद्विक बेटा, अपनी लोगाई को समझा दे।
नई नई आई है। घर गृहस्थी की जगह कारोबार के मामलों में पढ़ने की इसे कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा से ऐसा हो गया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन पापा जी। तेजस्वी, सुना नहीं पापा ने क्या कहा? जाओ, हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। तेजस्वी को फिर एक बार चुप करा दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे अनुषा माँ जी, ये देखिए, मैंने हम सब के लिए नए कपड़े लाए हैं। अब त्योहार आने वाला है ना, इसलिए। लेकिन भाभी, आप इतने सारे कपड़े क्यों लेकर आई हो? और नहीं तो क्या, अरे हमारे यहाँ त्योहारों में नए कपड़े नहीं पहनते हैं। अरे इतने सारे कपड़े तो पहले से ही पड़े रहते हैं, तो उन्हें ही पहनना चाहिए ना। क्या? अरे आप तो नहीं, है क्या कह रही हो? त्योहारों में तो नए कपड़े ही पहने जाते हैं ना, वरना एक तरह से पनौती लग जाती है। साल भर में कुछ ही दिन तो आते हैं त्योहार, अब इसमें भी कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा? ज्यादा मुंह मत चला बहू, तेरे पास भी वो नई साड़ी पड़ी हुई है जिसे तूने एक बार ही पहना है, वो भी अपने पग फेरे की रस्म के लिए। तो तू भी वही साड़ी पहन ले। और भाभी, मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े पड़े हैं। हाँ बहू, इसीलिए जा, ये कपड़े जहां से लाई है वहीं पर जाकर लौटा दे। लेकिन माँ जी, ये कपड़े मैंने आप सबके लिए बड़े प्यार से लाए हैं, वो भी मैंने खुद के जुड़े हुए पैसों से लाए हैं। प्लीज माँ जी, पहन लीजिए ना। और अनुषा, इतना क्या सोच रही हो? हम साल के 12 महीने थोड़ी ना नए कपड़े खरीदते हैं। अब पहली बार मैंने आप सबके लिए कुछ लाया है, तो पहन लीजिए ना इसे। अरे तुझसे जितना कहा जाता है तू उतना ही काम क्यों नहीं करती? जाकर वो कपड़े लौटा दे, और जो पैसे वापस मिलेंगे वो पैसे तो मुझे दे देना, मैं उन्हें बचा कर रखूंगी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब जाइए यहाँ से। फिर तेजस्वी को ना चाहकर भी वो सारे कपड़े जाकर लौटाने पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे अद्विक, देखो ना, हमारे कमरे का हर एक फर्नीचर खराब हो चुका है। ये चेयर तो कभी भी टूट सकती है, और ना ही सिर्फ फर्नीचर, लेकिन पूरे घर को रिनोवेशन करने की सख्त जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें इस बारे में पापा जी से बात करनी चाहिए? नहीं तेजस्वी, इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के हैं और आगे भी लंबे समय तक टिकेंगे। और ये घर भी जब बनाया था तब काफी मजबूत तरीके से बनाया था। इसमें इस्तेमाल किया गया सीमेंट भी अच्छी क्वालिटी का है, आजकल के जैसे केमिकल वाला बिल्कुल नहीं है। इसीलिए घर को रिनोवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे जो है मैं वही बोल रहा हूँ, और माँ और पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हो। इतना दिमाग घर के कामों में लगा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जाओ, जाकर पानी गर्म करो, मुझे नहाने जाना है। हे भगवान, रोज रोज इसके लिए पानी गर्म करो। इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन एक भी कमरे में गीजर नहीं है। पता नहीं मैं किस कंजूस ससुराल में फंस गई हूँ। अपने कंजूसी से भरे ससुराल की हरकतों से अब तेजस्वी दिन ब दिन बहुत परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, जब इंदिरा बाहर गई होती है, तभी घर में तेजस्वी की सहेलियां आती हैं, और तब तेजस्वी उनके लिए 2 से 3 अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती हैं। मेरी सहेलियां आज पहली बार ससुराल आई है, तो ऐसे में उनके लिए इतना सब बनाना तो बनता ही है। कचौरियां थोड़ी ज्यादा ही बना देती हूँ, अनुषा को भी बहुत पसंद है ना, और माँ जी भी खा लेंगी। और थोड़ी कचौरियां दुकान भी भिजवा दूंगी। लेकिन बाद में जब इंदिरा वापस आती है तभी, अरे निर्लज्ज निठल्ली नाकारा, इतना सारा राशन बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? तूने अपनी नालायक सहेलियों के लिए इतने सारे पकवान क्यों बनाए? अरे माँ जी, मेरी सहेली आज पहली बार आ रही है ना, इसीलिए मैंने बनाए हैं। और ये सिर्फ मेरी सहेलियों के लिए नहीं है, बल्कि मैंने हम सबके लिए बनाए हैं। अरे लेकिन इतना सारा तामझाम करने की क्या जरूरत थी? सहेलियां है वो तेरी,
कहीं की राजकुमारियां नहीं। अगर तू उन्हें चाय और बिस्किट खिलाकर रफा दफा कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। बेवकूफ कहीं की। लेकिन माँ जी, मैंने अन्न का अनादर थोड़ी ना किया है। और घर में जितना खाना बनता है उतना ही अच्छा होता है। रसोई में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इतनी बचत करके क्या करने वाली हो आप? और अगर ऐसे ही राशन पड़ा रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा ना। उसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आइंदा से अगर तूने मुझसे पूछे बगैर राशन का इस्तेमाल किया तो मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। इंदिरा की बातों से तेजस्वी को अब बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन अचानक से गांव से तेजस्वी की दादी सास आती है और उनके आते ही सबकी बोलती बंद पड़ जाती है। अरे ओ पोता बहू, जा बेटा, जाकर मेरे लिए 3 से 4 प्रकार के अलग अलग पकवान बना दे और मस्त गर्मा गर्म अदरक मुलेठी वाली चाय भी बना दे। क्या? 3 से 4 अलग अलग प्रकार के पकवान? लेकिन दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। वो ज्यादा राशन मुझे इस्तेमाल ही नहीं करने देती। अरे तेरी माँ जी की तो ऐसी की तैसी। अरे ओ इंदिरा बहू, कहाँ मर गई तू? हाँ माँ जी, बोलिए ना, क्या हुआ? अगर तूने आज के बाद पोता बहू को राशन इस्तेमाल करने के लिए रोक टोक की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जा, तू और पोता बहू दोनों मिलकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। ठीक है माँ जी। बहू, जा, जाकर सब कुछ बना दे। अब क्या ही कर सकते हैं। अरे ओ महारानी, मैंने केवल पोता बहू से नहीं कहा है, तुझे भी कहा है। दोनों मिलकर बनाओ। सारा काम पोता बहू नहीं करेगी, समझी कि नहीं? क्या? फिर इंदिरा को ना चाहकर भी तेजस्वी के साथ मिलकर दादी सास के लिए सारे पकवान बनाने ही पड़ते हैं। हे भगवान, इतना सारा राशन बर्बाद हो गया। पता नहीं माँ जी को इस बार क्या हो गया है। ये अकेली बुढ़िया कितना खाएगी? फिर बाद में, अरे अनुषा बिटिया, इधर आ तो जरा। हाँ दादी, बोलिए ना। आज हम सब मॉल में जाएंगे और खूब मजे करेंगे। मैं कुछ खरीदारी करना चाहती हूँ और फिल्म भी देखना चाहती हूँ। और हाँ, और आज मुझे वो बाहर के होटल का खाना भी खाना है। क्या? अरे माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हो? एक दिन में ही इतना सारा खर्चा? ये बात तो सही नहीं है ना। चुप बैठ इंदिरा बहू। क्या सही है और क्या गलत ये तू मुझे मत सिखा। चलो जल्दी से सब तैयार हो जाओ, हम चारों आज घूमने जाएंगे। इस तरह से दादी सबके साथ घूमने जाती है और एक दिन में ही ढेर सारा बिल बनाती है। फिर रात में, ये तुम क्या बोल रही हो इंदिरा? हाँ प्रेमेंद्र जी, आपकी माँ ने तो 3 दिन में ही पूरे 50,000 रुपए का खर्चा करवाया है। हमारी बचत की तो उन्होंने पूरी बैंड ही बजा दी। लेकिन इतना जानने के बाद भी प्रेमेंद्र अपनी माँ से कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन अचानक से घर में मिस्त्री कामगार आते हैं और पेंटिंग और बाकी का थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं। और तो और घर में सारा फर्नीचर भी नया मंगवाया जाता है। और ये सब देखकर घर का हर कोई हैरान रह जाता है। अरे माँ, ये सब आप क्या कर रही हो? अरे इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? अरे तू तो बस पैसे कमाने के पीछे ही पागल हो गया है। तुझे घर की बिगड़ती हालत दिखाई नहीं देती क्या? एक दिन जब ये घर टूट जाएगा तब तुझे समझ आएगा। अरे सारी दीवारें खराब हो चुकी है, मेज अलमारियां खराब हो चुकी है, और इस घर में क्या क्या खराब नहीं हुआ है वो पूछ। और ऊपर से तेरा दिमाग भी खराब हो चुका है, जो तू ये सब नहीं देख पाता। पता नहीं तुम लोग इस घर में कैसे रह रहे हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं सब ठीक करके ही जाऊंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर प्रेमेंद्र अपना सिर पकड़ लेता है। फिर एक रोज जब दादी सास घनश्याम को देखती है तभी, अरे घनश्याम, तू इतना दुबला पतला क्यों हो गया है? अब क्या बताऊं दादी, बहुत टेंशन है मुझे। अरे क्या हुआ बेटा?
पैसों की बड़ी तंगी चल रही है दादी। एक तो सेठ जी भी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई में घर कैसे चलाऊं। ठीक है घनश्याम, मैं समझ गई, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा। समझ, आज से तेरी पगार बढ़ चुकी है। मैं प्रेमेंद्र से बात करूंगी। क्या? सच में दादी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादी को प्रेमेंद्र पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे कुछ नहीं पता, घनश्याम की पगार बढ़नी ही चाहिए। अरे और कितनी कंजूसी करोगे तुम लोग? खुद की हालत देखी है क्या? कितना कमाते हो, लेकिन खुद पर 1 रुपए का खर्चा करने के लिए भी 1000 बार सोचते हो। ना तो अच्छा खाना खाते हो, ना ही अच्छे कपड़े पहनते हो। घर सड़ रहा है और उसी में तुम रह रहे हो। अरे इतना सारा पैसा बचाकर कहाँ लेकर जाना है? और इंसान पैसा किसी लिए कमाता है? अपनी जिंदगी को और बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए ना। तो फिर ये सब क्या है? पर माँ। चुप हो जा प्रेमेंद्र, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे बचपन में मैंने तुझे ऐसे ही पाला था क्या? तेरे पापा इतने अमीर नहीं थे जितना कि तू है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तुझे किसी भी चीज की कमी खलने नहीं दी। अरे जीवन में जितना दोगे उतना ही पाओगे। इसे कंजूसी करने से स्वयं लक्ष्मी मैया भी रूठ कर चली जाती है। दादी बिल्कुल सही कह रही है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बेहिसाब खर्चा करते जाओ, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो खर्चा करना ही चाहिए ना। मुझे पोता बहू ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तुम सबको मैं जानबूझकर यहाँ पर सबक सिखाने आई हूँ, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने पर आए। और अब भी वक्त है, सुधर जाओ। शायद आप सही कह रही हो माँ। इतने सालों से हम तो बस कमाते ही जा रहे हैं और बचत करते जा रहे हैं। जहां पर जरूरत होती है वहां पर हम अपने मन को मारकर चुप हो जाते हैं। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई माँ, और मुझे माफ करना। अब से मैं और कंजूसी नहीं करूंगा, और जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे मैं खर्चा जरूर करूंगा। इस तरह अंत में सबकी अकल ठिकाने आ जाती है, और उस दिन के बाद से सभी लोग कंजूसी करना छोड़ देते हैं। रुचिका को अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड होता है। एक दिन जब वो कहीं तैयार होकर जा रही होती है, तभी उसकी भाभी सुरभि उसकी तारीफ करती है। अरे वाह रुचिका, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे। ओफो भाभी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले नजर तो मुझे आप ही की लगेगी। रुचिका, अपनी भाभी से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे माँ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, क्योंकि मैं तो रोज ही सुंदर और हॉट दिखती हूँ। और मैं पैदा ही ऐसे हुई थी, एकदम हीरोइन टाइप। इसीलिए तो सारे लड़के मुझ पर फिदा होते हैं। अरे वो सब छोड़ो रुचिका, कल तुम्हें देखने के लिए लड़का आने वाला है, इसीलिए तुम्हारा अगर कोई कल का प्लान बना हो तो उसे अभी कैंसिल कर देना। ठीक है नयन भाई, जैसा आप कहो। कल मैं सच सवर कर बैठ जाऊंगी, डोंट वरी। फिर अगले दिन अभिजीत नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रुचिका को देखने आता है। देखिए जी, हमारा बेटा तो सरकारी नौकरी पर है, और हम रुचिका को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे। हाँ जी, हमें तो आपकी रुचिका बहुत पसंद आई है। क्यों अभिजीत बेटा? हाँ माँ। अब आप ही बताइए अनुराधा बहन, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? जी नीलावती जी, हमें भी आपका अभिजीत हमारी बेटी रुचिका के लिए बहुत अच्छा लगा। ओ हेलो, एक मिनट, शादी यहाँ पर मुझे करनी है, आपको नहीं माँ। देखिए आंटी जी, मैं आपके लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसकी शक्ल देखी है क्या आपने? अरे चूसे हुए गन्ने में, और इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? देखिए रघुनाथ अंकल, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, जो है वो मुंह पर बोल देती हूँ। फिर चाहे आपका बेटा सरकारी नौकरी करे या फिर कुछ और करे,
अरे मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास दौलत शोहरत के साथ साथ ढंग का चेहरा भी हो, और मैं उसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपका बेटा तो मेरी उम्मीदों के आसपास भी नहीं आता, इसीलिए आप जा सकते हैं, दरवाजा वहां पर है। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? अपनी एक खूबसूरती पर ज्यादा घमंड मत करो। देखना, एक दिन तुम्हारा यही घमंड चूर चूर हो जाएगा। रुचिका, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे सूरत तो एकदम सुंदर है, पर सीरत से पूरा गुड़ गोबर। बेशरम कही कि हम नहीं करने वाले ऐसी लड़की के साथ हमारे बेटे का रिश्ता। अरे तुम क्या रिजेक्ट करोगी मेरे बेटे को? हम ही तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। अरे नहीं नहीं नीलावती जी, रुक जाइए। अभिजीत बेटा, रुक जाओ, मेरी पूरी बात तो सुनो। वो लोग चले जाते हैं, जिसके बाद घर वाले रुचिका पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। रुचिका, हर बार तुम इतने घमंड में क्यों रहती हो? आखिर कब सुधरोगी तुम? अरे जो भी लड़का रिश्ता लेकर आता है, तुम बस उसे कुछ भी बोलकर बेइज्जत करके भगा देती हो। अरे ये सब करके क्या मिलने वाला है तुम्हें? और अगर इसी घमंड के चलते तू रिश्ते ठुकराती चली गई तो तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। अरे यार माँ, आप ही तो कहती हो ना कि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है, और जब मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, तो मुझे लड़का भी वैसा ही चाहिए ना। मैं किसी भी एरे गेरे नट्टू खेरे के साथ शादी नहीं कर सकती माँ। आपको मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। लेकिन रुचिका, एक अच्छे लड़के को ढूंढने के चक्कर में तुम अपना कितना सारा वक्त बर्बाद कर रही हो। वही तो। अरे तेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, कहीं कोई ऐसा दिन ना आए कि कोई तुझसे शादी के लिए राजी ही ना हो। और नहीं तो क्या, एक तो तुम्हें कुछ खाने में बनाने भी नहीं आता। 1000 बार कहा है तुम्हें कि सुरभि और माँ से घर के काम सीख लो। बाहर के लोग सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखते, तुम्हारे गुण भी देखेंगे। ओ प्लीज भाई, आप सब अपनी टिप्पणियां देना बंद कीजिए। मुझे देखकर लड़कों की लाइन लग जाती है, और कोई भी माई का लाल मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। कोई मुझे चूज नहीं करेगा, मैं उसे चूज करूंगी। इसीलिए प्लीज सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं एक 1 BHK घर में नहीं रहना चाहती, बल्कि मुझे तो एक महल की तलाश है जहाँ पर मैं रानी बनकर रहूंगी। रुचिका के नखरे देखकर सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन रुचिका की सहेली कीर्ति उसके घर पर मिठाई का डब्बा और शादी का कार्ड लेकर आती है। बधाई हो कीर्ति बेटा, देखते ही देखते अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हमारी आंखों के सामने ही बड़ी हुई हो तुम, और अब अपने पिया के घर जाओगी। भगवान करे कि हमारी बेटी का भी रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए। क्यों नहीं आंटी, जरूर होगा। वैसे कीर्ति, तुम्हारे मंगेतर की फोटो तो दिखाओ। हाँ भाभी, अभी दिखाती हूँ। फिर कीर्ति उन लोगों को उसके मंगेतर की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर रुचिका झट से हंस पड़ती है। अरे यार कीर्ति, ये किस बंदर के साथ शादी करने जा रही है तू? रुचिका, सच में कितना फनी दिखता है यार ये। वैसे भी तू कहाँ हुर की परी है? तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम सही लगती है। रुचिका, दूसरों पर इतना भी मत हंस कि एक दिन खुद को रोना पड़ जाए। फिर तेरे आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं आएगा तेरे पास। कीर्ति, रुचिका की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हो? इट्स ओके, मैं आज के बाद इस लड़की से कभी बात नहीं करूंगी। अरे जा जा, सच बोलने पर सबको मिर्ची ही लगती है। वैसे भी मेरे पास लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्त यार और लड़के 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द ही फिरते रहते हैं। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को मेरी जरूरत होती है।
रुचिका की कड़वी बातें सुनकर कीर्ति वहां से चली जाती है। बस करो रुचिका, अरे अपने सुंदरता के दम पर तुम और कितना उड़ोगी। अरे ये जो शक्ल और सूरत देखकर तुम लोगों को जज करती हो ना, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि ये सुंदरता किसी की सगी नहीं होती, एक ना एक दिन ढल ही जाती है। सगा तो इंसान का मन होता है, उसका अच्छापन होता है और उसी से उसकी सुंदरता झलकती है। रुचिका सुरभि की बातों को अनसुना कर देती है और एटीट्यूड दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। अरे अगर इसका बर्ताव ऐसा ही रहा तो ये अपनी शादी तो क्या, अपनी जिंदगी में कोई रिश्ता भी नहीं टिका पाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा बहू, मुझे भी इसी बात का डर है। हमारा नयन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर ये रुचिका ऐसे कैसे बन गई क्या पता। फिर कुछ दिनों बाद रुचिका को देखने के लिए एक और लड़का आता है। उसका नाम गिरीश होता है और वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। लेकिन उसकी माँ सुवर्णा की बात सुनकर रुचिका का दिमाग खराब हो जाता है। क्या कहा आपने आंटी जी? अमीर होकर भी आपके घर में नौकर चाकर नहीं है? नहीं बेटी, हमारे घर पर नौकर चाकर है, लेकिन बाकी काम के लिए है। रसोई के लिए कोई भी नौकर नहीं है, क्योंकि खाना तो हमारे घर पर बहू ही बनाती है और इसीलिए तुम्हें हर रोज 3 टाइम का खाना बनाना होगा। लेकिन क्यों आंटी जी, इतना अमीर होकर भी आपको रसोई में पसीना क्यों बहाना है? क्यों गिरीश, सही कह रही हूं ना मैं? नहीं रुचिका, तुम गलत हो। हमारे परिवार में ऐसे ही चलता आ रहा है। औरतें घर की लक्ष्मी होती है और रसोई घर का मंदिर होता है, इसीलिए उसमें घर की लक्ष्मी ही खाना बनाती है। कोई बात नहीं जी, शादी के दिन तक हम रुचिका को अच्छे से अच्छा खाना बनाना सिखा देंगे। मेरी बहू भी सिखा देगी उसे। क्यों बहू? हाँ माँ जी। और सुवर्णा आंटी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम उसे खाना बनाना सिखा देंगे। अरे चुप रहिए भाभी, मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहाँ पर मुझे काम धाम करना पड़े। मैं रानी की तरह रहना चाहती हूँ। और अगर आपको काम करने वाली चाहिए तो जाओ, जाकर कोई नौकरानी ढूंढो, क्योंकि मैं तो आपके लड़के के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इस तरह से रुचिका ये वाला रिश्ता भी ठुकरा देती है। वो ऐसे ही रिश्ते ठुकराती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब उसे रिश्ता आना ही बंद हो जाता है और उस दौरान वो बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी उसे सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि उसका एक पुराना दोस्त मिथिल अब एक नामांकित बिजनेसमैन बन चुका है। अरे वाह, ये मिथिल तो कितना बड़ा आदमी बन गया है। और तो और अभी अभी यह अमेरिका से भी वापस इंडिया में आया है। एक टाइम था जब ये एक मामूली सा लड़का था और कॉलेज में मजनू की तरह मेरे आगे पीछे करता था, लेकिन मैंने उसका प्यार ठुकरा दिया। लेकिन आज मुझे उसके प्यार की, उसकी केयर की और उसके हर एक छोटे से छोटे एफर्ट की कदर महसूस हो रही है। मैं कितनी गलत थी, वो मेरे लिए कितना सही लड़का था। काश ये बात मैं उस समय जान पाती। फिर एक दिन रुचिका मिथिल से मिलने जाती है और वो उससे माफी मांगती है। आई एम सॉरी मिथिल, मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम में बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब जाकर मुझे तुम्हारे प्यार की अहमियत पता चली है। क्या तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहोगे? विल यू मैरी मी मिथिल? नहीं रुचिका, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कीर्ति ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने उसे बेइज्जत किया था और कैसे तुमने अपने घमंड से अब तक तुम्हारे पास आए हर एक लड़के को रिजेक्ट किया है। और अब तुम्हारे पास जब कोई भी नहीं है तब जाकर तुम्हें मेरी याद आ गई और मेरे प्यार की कदर महसूस होने लगी है। वाव! नहीं मिथिल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो रुचिका, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। दैट्स इट।
अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रुचिका मिथिल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझ पाता। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन मिथिल नहीं मानता। और एक दिन रुचिका अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। सारी गलती मेरी ही है। मैं हमेशा से अपनी खूबसूरती का घमंड करती आई हूँ। हमेशा मैंने दूसरों को अपने आप से कम ही समझा है। इसीलिए आज कोई लड़का मेरे पास नहीं आना चाहता। और जब मुझे मिथिल से प्यार होने लगा है, तब वो भी मेरे पास नहीं आना चाहता। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, मुझे उसका कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो चाहिए और उसका प्यार चाहिए। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। रुचिका की सारी बातें सुरभि सुन लेती है। फिर वो जाकर मिथिल से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। क्या कहा आपने? हाँ मिथिल, रुचिका अब पहले जैसी नहीं रही। हालातों के साथ साथ उसे अच्छा सबक मिल चुका है। वो अब तुम्हें चाहने लगी है। उसे तुम्हारी शोहरत भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। अरे वो बेचारी तो घर में फूट फूट कर रो रही थी। सुरभि की बातें सुनकर मिथिल रुचिका के पास चला जाता है और उसे अपने सीने से लगाता है। आई एम सॉरी मिथिल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। लेकिन जब सब मुझे छोड़कर चले गए, तब मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा आया। हाँ बाबा, पता है मुझे। अब रोना बंद करो। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो मुझ पर गुस्सा थे ना? फिर मिथिल रुचिका को सब बताता है कि कैसे सुरभि उसके पास गई और उसने उसे कैसे मनाया। देख, जिस भावे से तू इतना लड़ती झगड़ती थी, आज उसी ने तेरी खुशी लौटाई है। हाँ रुचिका, किसी को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए और सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। हाँ भाई और भाभी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। आप सबने मेरा अच्छा चाहा, लेकिन मैं ही घमंडी बनकर सबके साथ बुरी तरह से पेश आ रही थी। रुचिका अब सुधर जाती है और उसके परिवार वाले उसकी और मिथिल की धूमधाम से शादी कराते हैं और उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। दिया का रिश्ता एक ऐसे घराने में तय होता है जहां उसकी सास ही नहीं होती। दिया के होने वाले पति संभव गुप्ता की मां अनुराधा का स्वर्गवास हुए कई साल बीत चुके होते हैं और वो अपने पिता ब्रिजेश के साथ ही रहा करता है। इस बात से दिया बहुत खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही दिया को अपनी सहेली मीनल का फोन आता है। तभी, यार दिया, तेरे तो मजे ही मजे है। तू बहुत लकी है। सास बिना ससुराल, कितना सुकून और शांति होगी वहां पर। और एक यहाँ पर हम है। हमारी सास तो सुबह से शाम तक दिन के आठों पहर बस अपने तानों की बीन ही बजाती रहती है। हाँ मिनल, सो तो है। चल चल, अब ज्यादा नजर मत लगा और मुझे बचे कुचे काम निपटाने दे, वरना ससुराल में पहले दिन ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यार दिया, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? तुझे किसी भी बात में रोकने टोकने के लिए थोड़ी ना तेरी सास है वहां पर। अरे सास नहीं है तो क्या हुआ? आवारों की तरह बैठ जाओ क्या? पति और ससुर तो है ना। पागल कही की। चल अब फोन रख, करती हूँ मैं तुझे बाद में फ्री होकर। मीनल की बातें सुनकर दिया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और अपने आप से कहती है, सच में थैंक यू सो मच भगवान जी, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है। यहाँ पर अब मैं हर काम अपने हिसाब से ही करूंगी। खाने से लेकर घर के हर एक छोटे मोटे काम, इन सब में मेरा ही फैसला होगा। किसी की रोक टोक नहीं होगी। मैं अब अकेले ही इस घर को सुंदर बनाऊंगी। एक तरह से मैं इस घर की गृह स्वामिनी नहीं, बल्कि मुखिया बन चुकी हूँ। पर किसे पता था कि दिया अपने दिमाग में जो ख्वाब देख रही है, वो ख्वाब अगले ही पल टूटने वाला है।
जब दिया सारा खाना लगभग बना ही चुकी होती है, तभी ब्रिजेश वहां पर आता है और वो उससे कहता है, ये सब क्या बना दिया है तुमने बहू? तुम्हें खाना बनाने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेना चाहिए था। इतना सारा राशन बर्बाद क्यों कर दिया तुमने? ये इतना तेल वाला पुलाव और ये मटर, ये सब कोई नहीं खाता यहाँ पर। और ये मसाला पापड़, ये ना तो मैं खाता हूँ और ना ही संभव। और हम चपातियाँ नहीं खाते, सीखे हुए फुलके खाते हैं। लेकिन पापा जी, ये बात मुझे पता नहीं थी, और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सब कुछ मैं अपनी मर्जी से बना सकती हूँ ना। आपको और संभव को कैसे बार बार पूछ सकती हूँ मैं? नहीं, ऐसा हरगिज मत करना आइंदा से। इस घर का एक एक पत्ता भी मेरी अनुमति के सिवा नहीं हिलना चाहिए। छोटे से छोटे काम को करने से पहले तुम मुझसे अनुमति जरूर लेना, समझ गई तुम? लेकिन पापा जी, अब सासू माँ नहीं है ना, तो मैं ही संभालूंगी ना सब कुछ। आपको क्यों परेशान करूं? नहीं, गुप्तन जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। इस घर में सास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही चलाओगी। इस भ्रम में जीने की कोई जरूरत नहीं है। गुप्तन जी की जगह मैं हूं यहाँ पर, इस घर का मालिक और तुम्हारा ससुर। अपने ससुर ब्रिजेश का ये रूप देखकर दिया काफी हैरान रह जाती है। फिर एक दिन जब दिया मॉप से पोछा लगा रही होती है, तभी यह देख ब्रिजेश गुस्सा हो जाता है और वहां पर आकर दिया को सुनाने लगता है, ये मॉप किसने लाया इस घर में? दिया बहू, तुम इससे पोछा नहीं लगा सकती। लेकिन पापा जी, मैं तो इसी से अपने घर में कभी कभार पोछा लगाया करती थी, और आजकल तो हर घर में मॉप से ही पोछा लगाया जाता है। लेकिन ये गुप्ता निवास है और यहाँ पर हाथ से ही पोछा लगाया जाता है। गुप्ता जी भी हाथ से ही पोछा लगाया करती थी, और मैं भी तुम्हारे आने से पहले हाथ से ही पोछा लगाया करता था। इस मॉप के कारण कोने में गंदगी रह जाती है, इसीलिए हाथ से करो। लेकिन पापा जी, देखो बहू, ज्यादा काम को टालने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम्हारी मन मर्जी चलेगी। ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल, समझी कि नहीं? दिया अब अपने ससुर से काफी परेशान होने लगती है और वो ये सारी बातें संभव से कहती है। संभव, मुझे तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी को आखिर हो क्या गया है। अरे हर काम में बारीकी से ध्यान देते हैं और कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। अरे ये पापा जी तो सास से भी ज्यादा बढ़कर है। दिया, अब पापा की भी क्या गलती है इसमें? वो पहले से ही ऐसे है। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही इस घर को संभाला है। रिटायरमेंट होने के बाद वो और ज्यादा बारीकी से सारी चीजें करते हैं। फिर चाहे वो खाना बनाना हो या साफ सफाई करना। छोड़ो, तुम तो मेरे मन का दुख समझ ही नहीं पाओगे। तुमसे तो बात करना ही बेफिजूल है। अब ऐसे ही ब्रिजेश दिया के साथ सास की तरह पेश आने लगता है और दिया के लिए ससुराल का हर एक दिन चुनौती भरा साबित होने लगता है। ऐसे ही एक महीने बाद जब दिया बैग पैक करके 2 दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली होती है, तभी वो दिया को रोक लेते हैं। रुक जाओ बहू, कहाँ चली तुम्हारी सवारी? पापा जी, वो मेरी भांजी का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो इसके लिए तुमने मुझसे अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा क्या? पर पापा जी, चुपचाप अपनी ये बैग वापस उठाकर अपने कमरे में रख दो। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। अरे शादी किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम अभी मायके जा रही हो। लाज शर्म है या नहीं तुम में, या बेच खाई है? लेकिन पापा जी, 2 दिनों की तो बात है और मैं कौन सा 7 समुंदर पार रहती हूँ। अब मेरी शादी हुई है तो मैं ससुराल में ही पुरानी मेज की तरह पड़ी रहूं क्या? ठीक है, अगर तुम्हें अपने मायके जाने में इतनी ही दिलचस्पी है तो जाओ, चली जाओ।
लेकिन फिर कभी लौटकर वापस मत आना इस घर में, समझ गई तुम? पापा जी, ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो किसी सास से भी ज्यादा बढ़कर हो। दिया बहू, जबान संभाल कर बात करो मुझसे। मैं तुमसे उम्र, रिश्ते और ओहदे तीनों में बड़ा हूं। आइंदा से मुझे उल्टा जवाब देने से पहले 100 बार सोचना। नालायक कही की। ब्रिजेश के चुभने वाले ताने सुनकर दिया अपने मायके नहीं जाती और वापस अपने कमरे में चली जाती है। सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश मेरी कोई सास होती, वो तो मेरे दिल का दुख समझती। एक औरत ही औरत का दर्द और उसकी भावनाओं को समझ सकती है, लेकिन मेरा ये ससुर, ये तो एक हिटलर है, हिटलर, खड़ूस कहीं का। इसने तो मेरा 1 महीने में ही जीना दुश्वार करके रखा है। फिर दिया सारी बातें संभव को बताती है और उसके कहने पर वो अपने पापा से बात करता है। पापा, क्यों रोका अपने दिया को? वो तो बस अपने मायके 2 दिन के लिए ही तो जा रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और कई दिनों से आप उसके साथ अच्छे से पेश भी नहीं आ रहे, ऐसा क्यों पापा? संभव बेटा, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन। भूल गया क्या? तेरी माँ के जाने के बाद मैंने ही तुझे संभाला है, मैंने ही इस घर को बनाया है और मैं इस घर का मुखिया हूँ। तो मुझे मत पूछ क्यों रोका और क्यों ऐसा किया। मैं बहू का ससुर हूँ और मैं उसे जो भी आदेश दूंगा उसे उसका पालन करना ही होगा। ब्रिजेश अपने बेटे संभव की भी कोई बात नहीं सुनता। फिर एक दिन जब ब्रिजेश बाहर जाता है, तभी दिया खुश होकर अपनी सहेलियों को घर बुला लेती है और उन्हें अपना सारा दुखड़ा बताती है। हे भगवान, क्या कह रही है दिया? तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे ससुर से अच्छी तो हमारी सासें है। तेरा ससुर तो सच में डेंजर निकला। चुप हो जा मीनल, सारी तेरी ही नजर लगी है और कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है दिया, लेकिन दिया, हमारी सास भी इतना ओवर नहीं करती जितना कि तेरा ससुर करता है। सच कह रही थी तू, वो तो 1 नंबर का हिटलर ही है। कैसा नसीब पाया है तूने, सास बिना ससुराल के बदले तुझे सास जैसा ससुर मिल गया है। बल्कि तेरा ससुर तो सास से भी बढ़कर है। और नहीं तो क्या, मैं तो सच में तंग आ चुकी हूँ उससे। उतने में वहां पर ब्रिजेश आ जाता है और वो दिया की सहेलियों को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। ये सब यहाँ पर क्या लगा रखा है तुमने बहू? ये मेरा घर है, घर, कोई खुला पार्क नहीं जो जब चाहे जिसका मन आया बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। निकल जाओ यहाँ से सबके सब। ब्रिजेश की ऐसी बातें सुनकर दिया की सारी सहेलियां डरकर वहां से 1 मिनट में ही सुमड़ी में निकल जाती है। लेकिन ब्रिजेश का ये बर्ताव देखकर दिया को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी वहां पर ऑफिस से संभव भी लौट आता है। बस बहुत हुआ पापा जी, बहुत सह लिया आपका खौफ और आपके ताने, लेकिन अब और नहीं। अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। जब देखो तब आप हर काम में, हर एक चीज में रोक टोक करते रहते हो। जब से आई हूँ बस मेरा जीना हराम करके रखा है आपने। अरे आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है? चुप करो बहू, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? अरे मैं तुम्हारा ससुर हूँ, ससुर। अपनी हद में रहकर बात करो, और अगर नहीं कर सकती तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चलती बनो। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की सारी बातें सुन ली है। तुमने मुझे हिटलर कहा है। हाँ, कहा मैंने हिटलर? क्या गलत कहा मैंने? आप मेरे ससुर हो, लेकिन ससुर जैसा बर्ताव कभी किया है क्या आपने? आप तो बस मुझ पर अत्याचार ही करते रहते हो 24 घंटे। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि ससुर बनने के बाद में आपको तो बस मुझे ताने देने का एक लाइसेंस मिल गया है। बहू,
अब भी कह रहा हूँ, अपनी जबान संभाल कर बात करो। बस पापा, अगर आप दिया के साथ इस तरह से पेश आओगे तो वो भी आपके साथ ऐसी ही पेश आएगी ना। ये जो भी कह रही है एकदम सही कह रही है। माँ के जाने के बाद में आपके अंदर के सारे जज्बात ही मर चुके हैं। आपको दूसरों की भावनाओं को भी समझना होगा, उनकी कदर करनी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसने हिटलर कहकर गलत किया है, लेकिन वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगी ही ना। एक बहू होने के नाते इसे भी अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आप तो बस इसे अपने आदेश दे देकर दिन रात परेशान ही करते रहते हैं और ऊपर से उस काम में कमियां भी निकालते हैं। जाने दो संभव, पापा जी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। फिर दिया अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी ब्रिजेश उसे रोक लेता है और उससे माफी मांगता है। रुक जाओ बहू, और मुझे माफ कर दो। और संभव बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अकेले रहकर मैं काफी बुज़दिल हो चुका हूँ, दूसरों की कदर करना ही भूल गया हूँ। लेकिन अब तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे समझ आ चुका है। दिया बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, और एक लक्ष्मी इस घर को पहले ही छोड़कर जा चुकी है। अब तुम भी उल्टे पांव मत जाओ बहू। ब्रिजेश तहे दिल से शर्मिंदा होता है और इसीलिए दिया उसे माफ कर देती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और दिया अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।